So today we are going to start the physical chemistry part, and I am going to take the chapter number 3. So it is a colloidal state. Okay, so today we will discuss briefly about the outline of this chapter. Okay, so देखो colloidal जो एक टर्म है ये किसी एक सब्सटेंस के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं. ये एक हमारे पास स्टेट है, जैसे हमारे पास फिजिकल स्टेट होती है, लिक्विड स्टेट होती है, या हम सोल्यूशन फॉर्म कहते हैं. ऐसे ही एक हमारे पास क्या है, स्टेट है जिसको हम कोलाइडल स्टेट कहते हैं. ठीक है, सो इसकी शुरुआत कब हुई? 1861 में. ओके, सो थॉमस ग्राम ने स्टडी किया कुछ प्रोसेसेस ऑफ डिफ्यूज़न. ठीक है, मतलब क्या किया कि उसने कुछ डिजोल्व सब्सटेंस लिए और उनको परचमेंट मेम्ब्रेन की जो है उसमें से इसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश की. सो लेटर ही डिवाइडेड the soluble substance into two categories. One are the crystalloids and second one as the colloids. ठीक है, so substance like sodium chloride, यूरिया, शुगर, ठीक है, ऐसे कुछ सब्सटेंस जिनकी जो नेचर होती है वो क्रिस्टलाइन नेचर की होते हैं. ठीक है, और जब इनको हम डिज़ोल्व करते हैं तो डिज़ोल्व करने के बाद जब इसको हम वेजिटेबल या फिर एनिमल मेम्ब्रेन से इसको हम पास करते हैं तो ये ईजिली पास हो जाते हैं. ठीक है, ये ईजिली पास थ्रू दी पार्चमेंट मेम्ब्रेन, ईजिली पास थ्रू दी पार्चमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कह देते हैं? क्रिस्टलॉइड्स कह देते हैं, कि जो इन मेम्ब्रेन में से पास हो जाते हैं दे आर नोन एज दी क्रिस्टलॉइड्स. ठीक है, सो वो क्रिस्टलॉइड की कैटेगरी में आ गए. क्लियर? सो इनके ऑपोजिट हमारे पास कुछ सब्सटेंस हैं, लाइक स्टार्च है, स्टार्च हो गया, ग्लू है. ओके, सिमिलरली जेलेटिन. सो ये कुछ हमारे पास सब्सटेंस हैं जो कि नॉन क्रिस्टलाइन नेचर के हैं. दे आर ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन नेचर. ठीक है, और जब इनको हम डिज़ोल्व करते हैं और या तो फिर ये उसमें से डिफ्यूज़ नहीं होते या फिर बहुत स्लोली डिफ्यूज़ होते हैं थ्रू दी मेम्ब्रेन्स. ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कह देते हैं? कोलाइड्स कह देते हैं. दे आर नोन एज दी कोलाइड्स. ठीक है, सो जो सोल्यूशन है हमारा क्रिस्टलॉइड्स का, द सोल्यूशन ऑफ क्रिस्टलॉइड्स, ठीक है, क्रिस्टलॉइड जो सोल्यूशन है हमारे पास, दैट इज नोन एज द ट्रू सोल्यूशन. उसको हम क्या कह देते हैं? ट्रू सोल्यूशन कह देते हैं. दैट इज नोन एज द ट्रू सोल्यूशन. ठीक है, और जो हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन है, और यू कैन से कि जो हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स है या नॉन क्रिस्टलॉइड्स हमारे पास सब्सटेंस है, उनका जो सोल्यूशन है, ठीक है, उसको हम कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं. क्या कह देते हैं उसको हम? कोलाइडल सोल्यूशन. ठीक है, द सोल्यूशन ऑफ कोलाइड्स इज नोन एज द कोलाइडल सोल्यूशन. दैट इज नोन एज द कोलाइडल सोल्यूशन. ओके, सो बट यहाँ पे ये जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि ऐसे क्रिस्टलॉइड सब्सटेंस होते हैं या फिर एक कोलाइडल सब्सटेंस होते हैं, ये इनमें क्या है कि एक जो ये एक्सप्लेनेशन है एक तरह से अनसेटिस्फैक्ट्री है. क्यों? क्योंकि कुछ सारे सब्सटेंस हैं जो कि किसी एक सॉल्वेंट में वो क्रिस्टलॉइड एक्ट करते हैं, बट किसी दूसरे सॉल्वेंट में क्या करते हैं? वो एज ए कोलाइड एक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं, तो सोडियम क्लोराइड जो है, जिसको मैंने बोला कि ये क्रिस्टलॉइड है, ये क्रिस्टलॉइड किस में है? दैट इज क्रिस्टलॉइड इन वाटर. ओके, ये क्या है? वाटर में क्रिस्टलॉइड्स है. बट अगर हम इसको डिसॉल्व करते हैं बेंजीन में, सो इट फॉर्म अ कोलाइडल सोल्यूशन. सो इट इज ए कोलाइड इन बेंजीन. सो इट इज ए कोलाइड इन बेंजीन. क्लियर? सो सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द सोप सोल्यूशन, सो सोप एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि है कोलाइडल नेचर फॉर्म करता है, कोलाइडल सोल्यूशन फॉर्म करता है किसमें? वाटर में. ओके, सिमिलरली अगर हम बात करें तो ये एज ए क्रिस्टलॉइड एक्ट करता है अल्कोहल में. सो इट एक्ट एज क्रिस्टलॉइड इन अल्कोहलिक सॉल्यूशंस. ओके, सो इसलिए हम नहीं कह सकते कि कोई हर एक सब्सटेंस जो है परफेक्टली वो क्रिस्टलॉइड होगा या दूसरा सब्सटेंस जो है वो परफेक्टली क्या होगा? कोलाइडल होगा. ठीक है, सो कोलाइडल सब्सटेंस जो है देयरफॉर दे डज नॉट रिप्रेजेंट ए सेपरेट क्लास ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, सो देयरफॉर हम यहाँ पे ये जो कोलाइडल स्टेट है इन विच एवरी सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सुटेबल मेथड, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? कोलाइडल स्टेट का नाम देंगे. कोलाइडल सोल्यूशन या कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं बोलेंगे. ठीक है, और वी कैन से कि वेदर ए सब्सटेंस बिहेव एज क्रिस्टलॉइड्स और कोलाइड, दैट डिपेंड अपॉन दी पार्टिकल साइज. ठीक है, उनकी जो नेचर है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, पार्टिकल साइज के पर डिपेंड करेगा. ओके, सो हम किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं?
सो कोलाइडल जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो रेंज रखी गई है, जो कोलाइडल सोल्यूशन है या कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनकी जो रेंज रखी गई है दैट इज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। मीन्स ऐसे सब्सटेंस जिनके पार्टिकल का साइज जो होगा 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की रेंज के बीच में होगा उनको हम कोलाइडल पार्टिकल कह देंगे, या फिर हम उनके जो सोल्यूशन उनको हम कोलाइडल सोल्यूशन कह देंगे। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर कोलाइड इज नॉट ए सब्सटेंस बट इट इज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस which depend upon the molecular size. Okay, so or a substance is said to be in the colloidal state when it is dispersed in another medium to form the particle size of range 1 nanometer to the 100 nanometer. Clear? So अब बात आ गई हमारे पास कि 1 नैनोमीटर से अगर पार्टिकल हमारा छोटा हुआ साइज तो वो क्या कहलाएंगे, अगर 100 नैनोमीटर से पार्टिकल क्या हो बड़ा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमने on the basis of the size of the molecules of the substance we have divided the substance into 3 categories. One are the true solution particles and another is the suspension particles. ठीक है, suspension particles और in between हमारे पास क्या आ जाती है, colloidal particles आ जाते हैं। We have the colloidal particles. ठीक है, तो मीन्स हमारे पास colloidal की रेंज हमने ऑलरेडी फिक्स की हुई है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। ओके, सो ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स क्या होंगे, दे विल बी स्मॉलर देन दैट विल बी 1 नैनोमीटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दे आर दी लेस देन 1 नैनोमीटर इन साइज। ठीक है, और सस्पेंशन पार्टिकल्स हैं दे आर ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। जो पार्टिकल के जो सब्सटेंस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल बोलेंगे और सस्पेंशन सोल्यूशन उसको बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये तो हमने डिफाइन कर लिया है। अब इनके बीच में इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिससे हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम पार्टिकल साइज को प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाए वहां पे तो कुछ प्रॉपर्टीज को हम वहां पे स्टडी करते हैं। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिनके बेस पे हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स और कोलाइडल सॉल्यूशंस और ट्रू सॉल्यूशंस को हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखूंगा, साथ में मैं उनकी जो है रेंज लिखूंगा भी, वो सस्पेंशन पार्टिकल में किस तरीके की उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं और कोलाइडल में किस तरीके की होती हैं और ट्रू सॉल्यूशन में किस तरीके की होती है। ठीक है, सो लेट मी राइट हियर द प्रॉपर्टीज। सो वी कैन राइट द प्रॉपर्टी here and we have the suspension and colloidal solution. Next we have the true solution. Okay, so सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द पार्टिकल साइज। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं यहाँ पे। पार्टिकल साइज, सस्पेंशन पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। कोलाइडल साइज पार्टिकल जो है उनका कितना साइज रहेगा, 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। ओके, और ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल जो है दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, सो सेकंड प्रॉपर्टी है दैट इज द नेचर। अब पार्टिकल्स का साइज पता लग गया, उसके बेस पे इनकी नेचर क्या रहेगी। अब क्योंकि ये बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं तो दे विल फॉर्म ए हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। सिमिलरली कोलाइडल पार्टिकल्स भी किया है, रेंज में है, तो ये भी क्या बनाएंगे हमारे पास, जीनियस नेचर का हमारा जो सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, और जो ट्रू सोल्यूशन है इट विल फॉर्म अ होमोजीनियस सोल्यूशन। होमोजीनियस सोल्यूशन। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास सेपरेशन, कि अगर हमने पार्टिकल को सेपरेट करना हो तो किस तरीके करेंगे। तो दो वेज हैं, सेपरेशन बाय ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन एंड सेकंड इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होती है, कुछ अल्ट्रा फिल्टर पेपर होते हैं उनसे हम फिल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये पार्टिकल साइज सस्पेंशन पार्टिकल जो है बड़े बड़े हैं तो ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। मींस इट इज पॉसिबल, ठीक है, टू सेपरेट द पार्टिकल्स। ठीक है, सिमिलरली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से भी क्या हो जाएंगे, ये सेपरेट आउट हो जाएंगे। सो ऑन दी बोथ वेज दीज पार्टिकल्स आर पॉसिबल टू सेपरेट आउट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स की तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं फिल्टर पेपर में वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें से कोलाइडल सोल्यूशन जो है पार्टिकल जो है वो पास हो जाएंगे। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू फिल्टर आउट द कोलाइडल पार्टिकल्स बाय द ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन मेथड। सो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बट हाँ अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो है इसके जो पोर्स होते हैं पेपर के दैट आर वेरी वेरी स्मॉल, तो उसमें से ये पास नहीं हो पाएंगे, ओनली सॉल्वेंट विल पास। सो ये वहां पे पॉसिबल है कि हम इनको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस से क्या कर पाएं, सेपरेट कर पाएं।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल की, इनका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है जो कि इनके पोर्स में से इजीली पास आउट हो जाएगा। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू फिल्टर आउट द ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल्स बाय द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एज वेल एज द बाय द अल्ट्रा फिल्टर पेपर, ठीक है। सो ये पॉसिबल नहीं है इनको फिल्टर आउट कर पाना। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द सेटलिंग, कि पार्टिकल्स की सेटलिंग किस तरीके से होगी, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स। अब क्योंकि पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े हैं तो बहुत इजीली सेटल हो जाएंगे, सो दे सेटल ऑन स्टैंडिंग, ठीक है। अनडिस्टर्ब रख दो, ये सेटल हो जाएंगे, सेटल ऑन स्टैंडिंग। अगर हम बात करें कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स की, सो दे विल सेटल ओनली बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, ठीक है। दे विल सेटल ओनली ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। नॉर्मली सेटल नहीं होते हैं ये, और ये जो ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल दे डू नॉट सेटल एट ऑल, डू नॉट सेटल, ओके। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द अपीयरेंस। अब ये दिखते कैसे हैं, इनके जो सॉल्यूशंस हैं उनकी अपीयरेंस किस तरीके की होती है। अब ये जो हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन है दैट विल बी ए ओपेक सॉल्यूशन, मींस इसके आर पर हम नहीं देख पाते, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े हैं। अगर हम बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो इनका जो सॉल्यूशन होगा दैट इज ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। मीन्स ना तो ये कंप्लीटली ओपेक है, ना ही क्या है कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है, मतलब कुछ कुछ विजिबिलिटी रहेगी, कुछ कुछ विजिबिलिटी नहीं रहेगी। क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट इज दी ट्रू सॉल्यूशंस। तो ये टोटली ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि इसके अंदर कुछ है, ठीक है, सिंपल सॉल्वेंट लगता है। सो दैट इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर। नेक्स्ट इज दी सिक्स्थ प्रॉपर्टी दैट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, अब ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है ये हम डिटेल में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अब टिंडल इफेक्ट की बात करते हैं तो ये जो है कोलाइडल पार्टिकल ये शो करते हैं, ये एक फैक्ट है, ठीक है, ये क्या करते हैं, शो करते हैं। सो दे शोज दी टिंडल इफेक्ट। सिमिलरली अब क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं दे आर आल्सो हेटेरोजेनियस इन नेचर, ठीक है, इनका जो सोल्यूशन है दैट इज हेटेरोजेनियस, सो ये भी क्या करेगा, इसको शो करेगा। मीन्स वी कैन से दैट कि ये टिंडल इफेक्ट है दैट डिटरमिन द हेटेरोजेनिटी ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, कि सोल्यूशन होमोजेनियस है या हेटेरोजेनियस है, इसको डिटरमिन करने का ये इफेक्ट है। क्लियर, तो अगर ये हेटेरोजेनियस नेचर फाइंड आउट करता है तो मीन्स जो हमारे ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल हैं दे विल डू नॉट शो द दिस टिंडल इफेक्ट, ठीक है, डज नॉट शो, तो ये शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रॉपर्टी जो है, अब बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं ये डिफ्यूज नहीं करते हैं, ठीक है, सस्पेंशन पार्टिकल दे डू नॉट डिफ्यूज, ओके। कोलाइडल पार्टिकल जो है ये डिफ्यूज स्लोली डिफ्यूज करते हैं, दे डिफ्यूज स्लोली, ठीक है। और क्योंकि जो है ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल है ये बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, सो दे विल डिफ्यूज वेरी क्विकली, सो दे डिफ्यूजेस क्विकली, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट, अब ये क्या है ये भी हम लेटर ऑन बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जस्ट क्या है पार्टिकल्स की मूवमेंट की स्टडी करना होता है। सो ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं दे मे शो दी ब्राउनियन मूवमेंट बट नॉट एवरी टाइम, ठीक है, समटाइम्स। बट जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं ये ऑलवेज शो दी ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है, दे ऑलवेज शोज दी ब्राउनियन मूवमेंट। ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल में ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो निग्लिजिबल होती है, दैट इज निग्लिजिबल, ओके। सो ये तो थी कुछ प्रॉपर्टीज जिनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, किसी एक सोल्यूशन के बारे में बता सकते हैं कि वो ट्रू सोल्यूशन है या कोलाइडल सोल्यूशन है या फिर वो सस्पेंडेड सोल्यूशन है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, कोलाइडल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। कोलाइडल सोल्यूशन बीइंग ए हेटेरोजेनियस इन नेचर इट कंसिस्ट ऑफ द टू फेजेस, ठीक है। कौन कौन से फेजेस होते हैं, एक तो होता है हमारा जो जैसे हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन में जो हमारा ट्रू सोल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, एक तो सोल्यूट होता है, ठीक है ना। अब कोलाइडल सोल्यूशन में सोल्यूट की जगह पे जो हमारे पास सब्सटेंस होता है उसको हम सोल्यूट नहीं कहते, उसको हम क्या कहते थे, डिस्पर्स्ड फेज, उसको हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, मीन जस्ट लाइक द सोल्यूट, ठीक है। तो सोल्यूट जो होता है वो ट्रू सोल्यूशन में हम कहते हैं कि वो सोल्यूट है। सिमिलरली अगर हम बात करें सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट जो टर्म है हम ट्रू सोल्यूशन में यूज करते हैं, बट इन कोलाइडल सोल्यूशंस वी यूज्ड अ टर्म दैट इज डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम। अब डिस्पर्स्ड फेज क्या है और डिस्पर्शन मीडियम क्या है, देखिए हमने इसको जस्ट कोरिलेट किया है सोल्यूट से और सॉल्वेंट से।
तो मीन्स हम कह सकते हैं कि वो कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल प्रपोर्शन एंड इज जस्ट लाइक ए सल्यूट इन द सोल्यूशन, सो दैट इज नोन एज द डिस्पर्स्ड फेज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें हमने सिल्वर के एटम्स को क्या किया हुआ है, वाटर में डिस्पर्स किया हुआ है, वाटर में डिस्पर्स किया हुआ है। सिल्वर क्या है, वाटर में डिस्पर्स्ड है, तो वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, सिल्वर की क्वांटिटी इसमें कम होगी। सो इन दैट केस वी कैन से कि सिल्वर इन वाटर जो है एक तरह से क्या है, डिस्पर्स्ड फेस है, और इसी सोल्यूशन में जो वाटर है वो क्या है, डिस्पर्शन मीडियम है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड और वाटर का मिक्सचर है, क्या है, सोडियम क्लोराइड और वाटर का मिक्सचर है, तो वाटर को हम क्या कह देते हैं, वहां पे सॉल्वेंट कह देते हैं, और सोडियम क्लोराइड को हम क्या बोल देते हैं, सॉल्यूट बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिल्वर है दैट इज नोन एज द डिस्पर्स्ड फेस, दैट इज नोन एज डिस्पर्स्ड फेस, और वाटर जिसने इस सिल्वर को अपने अंदर डिस्पर्स होने दिया दैट इज नोन एज द डिस्पर्शन मीडियम, उसको क्या बोल देते हैं हम, डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, सो ये तो थी हमारी एक सिंपल क्लासिफिकेशन जिसमें हम कहते हैं कि हाँ जी, कि हम बता सकते हैं कि जो हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है उसमें हम सॉल्यूट को डिस्पर्स्ड फेस बोलेंगे और सॉल्वेंट को हम डिस्पर्शन मीडियम के नाम से इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स किस किस टाइप के होते हैं और किन किन कैटेगरी में हम इनको डिवाइड करते हैं। सो जो कोलाइड की क्लासिफिकेशन है उनको हम 3 क्राइटेरिया के बेस पे क्लासीफाई करते हैं। कैसे कैसे, सबसे पहला जो क्राइटेरिया है दैट इज फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट मीन्स या वो लिक्विड है, सॉलिड है, गैसेस हैं, उनके बेस पे हम क्या करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, उनकी एक क्लासिफिकेशन हो जाती है। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ इंटरेक्शन, नेचर ऑफ इंटरेक्शन, नेचर ऑफ इंटरेक्शन, किसकी इंटरेक्शन, बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेस एंड द डिस्पर्शन मीडियम में क्या वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अब इंटरेक्शन में हमारे पास 2 टर्म्स आ जाती हैं, एक तो होती है अट्रैक्शन, दूसरी आ जाती है रिपल्शन। ठीक है, ये 2 टर्म्स को हम कलेक्टिवली क्या कह देते हैं, इंटरेक्शन कह देते हैं। वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम में अट्रैक्शन होगी तो उसको हम एक डिफरेंट कैटेगरी में रखेंगे। अगर हमारे पास जो डिस्पर्स्ड फेस है और डिस्पर्शन मीडियम उनके अंदर अट्रैक्शन नहीं होगी या बहुत लेस इंटरेक्शन होगी तो उसको हम नेक्स्ट कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे तरीके से कैटेगराइज करते हैं। थर्ड हमारी जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड अपॉन द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस, ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस। ठीक है, अब इन तीनों जो कैटेगरीज हैं, जो 3 हमारे पास जो क्राइटेरिया हैं, इनके बेस पे हम कोलाइडल सॉल्यूशंस को या कोलाइडल पार्टिकल्स को किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस एंड द डिस्पर्शन मीडियम। ओके, सो फर्स्ट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ the dispersed phase and dispersion medium. Okay, so depending upon the physical state of the dispersed phase and the dispersion medium we have the 8 type of the colloidal systems. ठीक है, so किस किस तरीके से हम करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्पर्स्ड फेज कौन कौन से हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिस्पर्शन मीडियम कौन कौन से होंगे, और उनके बेस पे जो हमारा टाइप ऑफ कोलाइड होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ कोलाइड हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम उनकी कुछ एक एग्जांपल्स को यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जो है हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज गैस और डिस्पर्शन मीडियम क्या है, लिक्विड। अगर हमारा मीडियम क्या है, लिक्विड है, और उसके अंदर क्या है, गैस जो है वो डिस्पर्स होकर रखी हुई है। ठीक है, तो वहां पे जो हमारा कोलाइड बनेगा दैट विल बी ए फोम। ठीक है, फोम टाइप कोलाइड बनेगा। फॉर एग्जांपल सोप लेदर। ठीक है, ये भी क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। सिमिलरली विप्ड क्रीम, विप्ड क्रीम। ओके,
तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि गैस एंड लिक्विड। सिमिलरली वी कैन से द सोडा वाटर। सोडा वाटर भी क्या है, हमारा एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, किसका, गैस इन लिक्विड का, ठीक है। तो सिमिलरली सेकंड जो हमारी कैटेगरी है दैट इज गैस इन सॉलिड। तो डिस्पर्शन मीडियम हमारा सॉलिड है, उसके अंदर गैस है। अब सॉलिड कोई सब्सटेंस है, उसके अंदर गैस क्या हुई है, इंट्रोड्यूस हुई है, तो दैट इज फ्रॉम द सॉलिड फॉर्म, ठीक है, सॉलिड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से द फोम रबड़, और यू कैन से द प्यूमाइस स्टोन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी, ओके। थर्ड जो कैटेगरी है हमारी दैट इज डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्शन मीडियम इज गैस, उल्टा हो गया अब, ठीक है। तो इसमें हम इसको बोलते हैं एरोसोल, मीन्स हमारा जो बल्क क्वांटिटी में क्या है, गैस है, उसके अंदर क्या है, कुछ लिक्विड के क्या वाटर जो है, क्या ड्रॉपलेट जो है वो उसके अंदर सस्पेंडेड है, तो दैट इज फ्रॉम द एरोसोल, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि जैसे हम कोई स्प्रे करते हैं, ठीक है, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हो गया, कोई भी हमारा जो स्प्रे होता है वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, एरोसोल की कैटेगरी में आ जाएगा। इंसेक्टिसाइड स्प्रे हो गए, ओके। सिमिलरली मिस्ट हो गया, फोग हो गया, ये सब क्या है हमारे पास इस कैटेगरी में आते हैं, लिक्विड इन गैस कैटेगरी में, मीन्स एरोसोल कहते हैं हम उनको। फोर्थ जो हमारी क्लासिफिकेशन है दैट इज लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। अगर डिस्पर्स फेज भी क्या हो हमारा लिक्विड हो और डिस्पर्शन मीडियम भी क्या हो, लिक्विड हो, ठीक है, तो वहां पे क्या बनती है हमारे पास, इमल्शन कहते हैं हम उनको। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ठीक है, मिल्क क्या है, इमल्शन है, किसकी इमल्शन है, लिक्विड फैट इन लिक्विड वाटर, ठीक है। थोड़ी सी लिक्विड फैट को लिक्विड वाटर में डालते हैं तो वो क्या बन जाता है, मिल्क बन जाता है, ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस होता है। सिमिलरली इमल्सिफाइड ऑयल्स, ओके, तो ये हमारी एग्जांपल आ रही है। फिफ्थ कैटेगरी में डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्शन मीडियम इज सॉलिड, तो वो क्या बन जाते हैं हमारे पास, जेल, लाइक जेली, ओके, बटर, चीज, कर्ड, ये सारी क्या एग्जांपल हैं, जेल्स की एग्जांपल हैं। सिक्स्थ कैटेगरी है जिसमें हमारे पास अब डिस्पर्स्ड फेज क्या रह जाएंगे, सॉलिड, ठीक है। अब हमने गैसेस भी डिस्कस कर लिए, लिक्विड भी डिस्कस कर लिए, अब हमारे पास क्या रहेंगे, सॉलिड क्या रहेंगे, डिस्पर्स्ड फेज, और तीनों गैस, लिक्विड और सॉलिड क्या रहेंगे हमारे पास, डिस्पर्शन मीडियम। तो फर्स्ट इज अगर डिस्पर्स्ड फेज क्या है, सॉलिड है, और डिस्पर्शन मीडियम क्या है, गैस है, तो ये क्या बनाएगा, अगेन एरोसोल, ठीक है, नाम इसका भी एरोसोल रहेगा, बट यहाँ पे एग्जांपल जो है वो चेंज हो जाएंगे। पहले क्या था, लिक्विड था, ड्रॉपलेट से, अब क्या है यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स में डस्ट रहेगी एयर में, ठीक है। सो हम कह सकते हैं स्मोक, इसकी एग्जांपल रहती है, डस्ट स्टॉर्म्स, ठीक है, इसी में आ जाते हैं, तो ये क्या बन गया हमारे पास, एरोसोल बन गया। सेवंथ कैटेगरी में डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्शन मीडियम इज लिक्विड, ओके, तो इसको हम बोल देते हैं सोल, दैट इज नोन एज द सोल। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द पेंट्स, स्टार्च डिस्पर्स्ड इन वाटर, स्टार्च डिस्पर्स्ड इन वाटर, ओके, तो ये आ गई इनकी एग्जाम्पल। लास्ट जो कैटेगरी है दैट इज एट्थ वन, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्शन मीडियम इज अगेन सॉलिड, ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड, तो दैट फॉर्म्स द सॉलिड सोल। फॉर एग्जाम्पल हमने दो मेटल्स का सोल्यूशन बनाया हुआ है, एक मेटल क्या है हमारे पास बल्क में है, दूसरी मेटल उसके अंदर हमने इंट्रोड्यूस की है, तो वो क्या बनाती है हमारे पास, अलॉय है, ठीक है। कलर्ड ग्लासेस जो होते हैं, कलर्ड ग्लासेस, ठीक है, ये भी क्या आती है, इनकी एग्जांपल आती है। रूबी स्टोन्स, तो ये भी क्या है, इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जिनको हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एंड ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक टर्म ली है जिसमें हम बार बार उसको कहते हैं भी अगर हमारा डिस्पर्शन मीडियम जो है वो लिक्विड हो तो हम उसको सोल कह देते हैं, ठीक है। सिंपली सॉलिड इन लिक्विड को हमने सोल बोला, सॉलिड इन सॉलिड को हमने सोल बोला, ठीक है। अगर हमारा वहाँ पे जो लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम है, अगर वो क्या हो, वहाँ पे क्या हो, वाटर हो, ठीक है, तो उस सोल को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोसोल, क्या बोलेंगे, हाइड्रोसोल या फिर एक्वासोल। और अगर उसकी जगह पे वहाँ पे वो अल्कोहल हुआ तो क्या बोलेंगे हम इसको, अल्कोसोल, दैट इज नोन एज दी अल्कोसोल्स, ठीक है।
और अगर बेंजीन है देन इट इज नोन एज दी बेंजोसोल। डिपेंडिंग अपॉन दी लिक्विड मीडियम, ठीक है, सो उसका जो नाम हो जाएगा वो जो भी वहां पे कंपोनेंट है उसके नाम पे रखा जाएगा। अगर एयर था तो हमने क्या बोला उसको एरोसोल, ठीक है, सो दैट इज नोन एज दी एरोसोल। एयर वाले को हमने एरोसोल बोला, लिक्विड वाले को हमने सिंपल सोल बोला, क्योंकि जो हमारा लिक्विड होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारा वो नाम आ जाएगा, ठीक है। अगर सॉलिड था उसको हमने सॉलिड सोल बोल दिया। क्लियर। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड अपॉन द इंटरेक्शन, इंटरेक्शन किसकी किसकी, बिटवीन द dispersed phase and dispersion medium, ठीक है। So depending upon the nature of interaction between the dispersed phase and the dispersion medium, the colloidal solutions can be classified into the two categories. One is the lyophilic colloids, and second one is the lyophobic कोलाइड। ओके, सो ये होते क्या हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक से हमारा मतलब क्या है, क्या मीनिंग है यहाँ पे। सो लायोफिलिक का मीनिंग होता है, लायो मीन सॉल्वेंट, फिलिक मीन इंटरेक्शन, ठीक है। मीन्स अगर हमारे पास जो डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन है, मीन्स कोलाइडल पार्टिकल्स, डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स विच आर हैविंग द इंटरेक्शन विद द सॉल्वेंट, ठीक है, they have the strong affinity or strong attraction, strong love, okay, so that is known as the solvent loving, ठीक है। so those colloids which are solvent loving, ठीक है, उनको बोलते हैं लायोफिलिक, और फोबिक मीन्स फोबिया, डर, ठीक है, that is hate, okay, so lyo means solvent, means those colloids which do not interact with the dispersion medium, ठीक है, so they have no affinity between the particles of the dispersed phase and the dispersion medium, उसको हम क्या कहते हैं, lyophobic colloids कहते हैं, ठीक है। so what are the lyophilic and the lyophobic colloids? the lyophilic colloids or the colloidal solutions in which the particles of the dispersed phase have the greater affinity for the dispersion medium. for example, if we talk about the gum, okay, albumin, so these are the few examples. One is the starch also, okay, so these are the few examples which readily form the colloidal solutions when treated with water or other suitable solvents, okay, so they form the colloidal solution directly by mixing with the solvent, ठीक है। so इन टाइप जो इस टाइप के जो हमारे पास colloidal solutions होते हैं इनको हम intrinsic colloids भी कह देते हैं, they are also known as the intrinsic colloid, they are also known as the intrinsic कोलाइड्स, ओके। अब क्योंकि ये इजीली बन जाते हैं वाटर में या किसी सॉल्वेंट में मिक्स करने से, तो अगर हमारा सॉल्वेंट वहां से इवेपोरेट हो जाए, ठीक है, तो ये जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल हैं ये रिकवर हो जाते हैं, और उन रिकवर्ड पार्टिकल्स को अगेन अगर हम किसी दोबारा उसी सॉल्वेंट में दोबारा डाल दें तो अगेन ये क्या करेंगे, फिर से कोलाइडल पार्टिकल बना देंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन बना देंगे, ठीक है। तो ये जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं इनको हम कह सकते हैं कि इनकी जो नेचर है दैट इज रिवर्सिबल, ठीक है, सो दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, मीन्स एक बार कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने पे अगर सॉल्वेंट वहां से इवेपोरेट हो जाता है या लॉस हो जाता है सॉल्वेंट का, उसमें हम सॉल्वेंट फिर से डाल के फिर से मिक्सिंग करके उसको हम फिर से रीजनरेट कर सकते हैं, फिर से उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं दे आर लायोफिलिक, क्योंकि उनकी वाटर के साथ या सॉल्वेंट के साथ स्ट्रॉन्ग अफिनिटी है, तो ये बड़ी इजीली बन जाते हैं। क्लियर। एंड दे आर वेरी यू कैन से भी स्टेबल हैं, ठीक है, और दे कैन नॉट इजिली कोगुलेट। क्लियर। सो दे आर नोन एज दी लायोफिलिक कोलाइड्स। और अगर हम बात करते हैं लायोफोबिक की, तो लायोफोबिक में मैंने बताया था कि दीज आर दी दोज कोलाइडल सॉल्यूशंस इन विच देयर इज नो अफिनिटी बिटवीन दी particles of the dispersed phase and the dispersion medium, so they are known as the lyophobic colloids. Okay, अगर हम बात करते हैं इनकी preparation की, so they are formed with difficulty by some indirect method, ठीक है, simple mixing से हम इनको नहीं बना सकते हैं, so that is why they are also known as the extrinsic colloids. क्यों कहते हैं extrinsic colloids? क्योंकि इनको हमें कुछ external methods
की फॉर्मेट हेल्प से उनको हम बनाना होता है, ठीक है। सिंपल मिक्सिंग से नहीं बनते हैं कि हमने सॉल्वेंट और डिस्पर्स फेज को हमने मिक्स किया और जस्ट ये बन जाए, ठीक है। तो ये है लायोफोबिक कोलाइड्स। इनमें सॉल्वेंट के साथ इनकी इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, तो इनको बनाने के लिए हमें कुछ स्पेशल मेथड यूज करने पड़ते हैं। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज द एक्सट्रिंसिक कोलाइड्स। क्लियर। सो ये जो सोल्स हैं हमारे पास, ये जो हमारे यहाँ पे सोल बन रहे हैं, लायोफोबिक सोल जो बन रहे हैं, ठीक है। सो दे रेडली प्रेसिपिटेट ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अगर वो एक बार जो बन गए उसमें हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया या उसको सिंपली हमने हीट कर दिया या शेक कर दिया, तो ये क्या करेंगे, फटाफट क्या करेंगे, कोगुलेट कर जाएंगे, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो मीन्स वी कैन से दैट दे आर नॉट स्टेबल, दे आर नॉट स्टेबल, ठीक है। अगर एक बार ये प्रेसिपिटेट हो गए, so they do not form the colloidal soul by simple addition of the dispersion medium. Okay, so these are also can be called as the irreversible in nature, irreversible in nature. Okay, so ये तो थी हमारी बेसिक इनकी डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स की मैं यहाँ पे बात करूँ, हमने इसकी एग्जांपल अभी दी ही नहीं है, तो एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इनमें आ जाएंगे हमारे पास जो मेटल के सोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सोल ऑफ सिल्वर, गोल्ड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, इनके जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनते हैं, क्योंकि अब मेटल की वाटर के साथ इंटरेक्शन नहीं होती है, बट हम सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, पैलेडियम, इन मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, कोलाइडल फॉर्म में वाटर में डिस्पर्स कर सकते हैं, बट हम सुटेबल मेथड्स, ठीक है। नॉर्मल मिक्सिंग से नहीं हो पाएंगे, बट हम कुछ स्पेशल मेथड्स इनको कर सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर, ठीक है। तो ये तो ही हमारी सेकंड क्लासिफिकेशन। थर्ड क्लासिफिकेशन जो है हमारी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ particles of dispersed phase. Okay, so depending upon the type of particles of dispersed phase, these type of colloids are classified into the three categories. One is the multimolecular colloids, second is the macromolecular colloids, and the third one is the associated colloids. ओके, सो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टी मोलिकुलर कोलाइड किस टाइप के कोलाइड्स होते हैं। मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स, इन कोलाइड की जो डेफिनेशन है वो इनके नाम में ही छुपी हुई है। मल्टी मोलिकुलर, मल्टी मैंने मैनी, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो मिलके कोलाइड्स बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स। अब कौन से मॉलिक्यूल जो है बहुत सारे इकट्ठे होकर कोलाइड्स बनाएंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पार्टिकल्स का जो साइज है, और यू कैन से ऐसे सब्सटेंस विच आर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिनका साइज क्या होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर होगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 नैनोमीटर पार्टिकल वाले तो ऑलरेडी कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में आते हैं, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर से जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो अगर जुड़ जाएं एक दूसरे के साथ, एसोसिएट हो जाएं, एग्रीगेट हो जाएं, तो दे विल फॉर्म सम बिगर पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के रेंज में रहेगा। तो वहां पे क्या बनेगा, हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, और उस कोलाइडल सॉल्यूशन को हम नाम देंगे मल्टी मोलिकुलर कोलाइड। सपोज हमारे पास कुछ पार्टिकल्स हैं जिनका जो साइज है दैट इज 0.7 नैनोमीटर है, कुछ पार्टिकल्स हैं 0.8 नैनोमीटर्स के, कुछ हैं 0.4 नैनोमीटर्स के, कुछ है 0.5 नैनोमीटर्स के। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके, ठीक है, एक बड़ा पार्टिकल बना दें। अब क्योंकि अगर दो पार्टिकल 0.5 नैनोमीटर के एक साथ जुड़ जाएंगे तो वो 1 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से अगर बहुत सारे पार्टिकल्स जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो क्या करेंगे, एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे जिसका साइज जो है वो 5 नैनोमीटर भी हो सकता है, 10 नैनोमीटर भी हो सकता है, 20 नैनोमीटर भी हो सकता है, 22 नैनोमीटर भी हो सकता है, कुछ भी पार्टिकल हो सकता है। मीन्स इस रेंज के बीच में रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, मल्टी मोलिकुलर कोलाइड कहलाएगा, ठीक है। सो हाउ कैन वी डिफाइन इट,
substance when on dilution the atoms or the small molecules which are having the diameter less than 1 nanometer they aggregate together to form the particles of the colloidal dimension. ठीक है, वो इस dimension के particles बनाते हैं. So the particles thus formed are called as the multimolecular colloids. ठीक है, so ऐसे सोल्स में जो डिस्पर्स्ड फेस है, ठीक है ना, उसके अंदर क्या रहेंगे, हमारे पास एग्रीगेट्स रहेंगे. किसके एग्रीगेट्स रहेंगे? एटम्स और मॉलिक्यूल्स विद मॉलिक्यूलर साइज लेस देन 1 नैनोमीटर. ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स का कोई एग्रीगेट रहेगा जिसके पार्टिकल्स का साइज क्या है, 1 नैनोमीटर से लेस है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं सल्फर का सोल है, ठीक है, तो सल्फर क्या होते हैं, 8 पार्टिकल्स, 8 सल्फर एटम्स मिलके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं. ठीक है, जो क्या है, वाटर में एक कोलाइडल सोल्यूशन फॉर्मेशन करता है. ठीक है जी. सो अब इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है, हम कह रहे हैं कि 8 सल्फर एटम्स जो है ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को. ठीक है, इस तरीके से, तो उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या रहेगी, ठीक है ना, उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या रहेगी, तो दैट वुड बी दी वीक वंडरवाल फोर्सेस. दैट वुड बी दी वीक वंडरवाल फोर्सेस. ठीक है, तो इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, वंडरवाल फोर्सेस होती हैं. नेक्स्ट कैटेगरी में बात करते हैं सेकंड, दैट इज मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स. तो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंस विच आर हैविंग द बिग साइज मॉलिक्यूल्स. ठीक है, which on dilution form the solution in which the dispersed phase particles have the size in the colloidal range. Means बड़े बड़े particles जिनको हम solvent में dissolve करते हैं और वो आयोनाइज हो जाते हैं, टूट जाते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल फॉर्मेशन करते हैं. सपोज एक पार्टिकल है हमारा जिसका साइज क्या है, 200 नैनोमीटर है. ओके, उसको हमने वाटर में डाला और वो क्या हुआ, टूट गया छोटे छोटे पार्टिकल्स में. सपोज उसने 6-7 क्या छोटे छोटे पार्टिकल बना दिए. अब उन पार्टिकल का साइज क्या होगा, लेस देन 100 नैनोमीटर होगा. दैट विल बी लेस देन 100 नैनोमीटर होगा. ठीक है, तो मीन्स वो रेंज में आ गए, 1 से 100 नैनोमीटर के रेंज में आ गए. तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सोल्यूशन बोलेंगे. ठीक है, तो जितने बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे पास, स्टार्च है, सेलुलोज है, प्रोटीन्स है, एंजाइम्स हैं, जेलाटिन्स हैं, तो ये सब इन कैटेगरी में आते हैं. क्लियर. सो इसके बाद हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज एसोसिएटेड कोलाइड्स. एसोसिएटेड कोलाइड्स, तो इस एसोसिएटेड कोलाइड्स को हम लेटर ऑन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर.